हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मोटर इंश्योरेंस की बुक इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट द्वारा रिवाइज कर दी गई है और सर्वेयर्स के लिए एक स्पेसिफाइड बुक S06 बनाई गई है। तो ये लेक्चर जो है उसी रिवाइज्ड बुक के ऊपर बेस है। तो हम लोग चैप्टर 1 से इसका डिस्कशन शुरू करेंगे। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्टरी, मोटर इंश्योरेंस. Motor insurance, a fascinating branch of insurance, had its beginning in the United Kingdom in the early part of the last century. पिछले शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम मीन्स इंग्लैंड में इस ब्रांच की शुरुआत हुई। और ये मोटर इंश्योरेंस जो है ये इंश्योरेंस में काफी आकर्षक ब्रांच रहा है। The first motor car was introduced into England in 1894. जो पहली मोटर कार इंट्रोड्यूस हुई वो 1894 में, वो 1894 में, वो भी इंग्लैंड में हुई। थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस, तृतीय पक्ष लायबिलिटी जो होती है, जो तृतीय पक्ष देनदारी होती है, वो क्या है? द फर्स्ट मोटर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड in 1985 to cover third party liabilities. तो मोटर कार जो है उसकी वजह से अगर किसी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो जाए, कोई इंजरी हो जाए या उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए तो उसको कवर करने के लिए पहली मोटर पॉलिसी इशू हुई। कब इशू हुई? 1895। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मीन्स व्यापक इंश्योरेंस, जिसमें जो आज भी चल रहा है, जिसमें जो गाड़ी का ओन डैमेज और थर्ड पार्टी लायबिलिटी दोनों कवर की जाती है। बाय 1899 एक्सीडेंटल डैमेज टू द कार वाज एडेड टू द पॉलिसी, thus introducing the comprehensive policy along the lines of the policy issued today. तो जो एक्सीडेंटल डैमेज था, ओन डैमेज कह लीजिए, एक्सीडेंटल डैमेज कह लीजिए, वो कार से संबंधित, यानी कार को जो ओन डैमेज, कार को जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई के लिए भी इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया गया। और उसी जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस था उसमें इसको ऐड कर दिया। वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी वो आज भी इशू होती है। जो भी इंश्योरेंस होता है अगर उसमें ओन डैमेज और थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर किया गया है तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बोलते हैं। फर्स्ट मोटर इंश्योरेंस कंपनी, पहली बीमा कंपनी कब आई? इन 1903 द कार एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड मेनली टू ट्रांजैक्ट मोटर इंश्योरेंस फॉलोड बाय अदर कंपनीज। तो 1903 में कार एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की एक कंपनी इस्टेब्लिश की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि वो मोटर इंश्योरेंस का बिजनेस करे। उसके बाद और भी कंपनीज आई। कंपल्सरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन देयर वाज कंसिडरेबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड एज आल्सो इन द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हुआ उसके बाद में जो नंबर ऑफ व्हीकल्स थी उसमें काफी चेंज हुई, यानी काफी वृद्धि हुई। और चूंकि मोटर व्हीकल की वृद्धि हुई तो मानी बात है कि उसके साथ साथ जो रोड एक्सीडेंट्स थे उसमें भी इंक्रीज हुआ, एक्सीडेंट भी ज्यादा होने लगे। मेनी इंजर्ड पर्सन्स इन रोड एक्सीडेंट्स वेयर अनेबल टू रिकवर डैमेजेस बिकॉज नॉट ऑल मोटरिस्ट वाज इंश्योर्ड। तो जब एक्सीडेंट होते थे तो उसमें इंजरी होती थी, लोग इंजर्ड हो जाते थे, डेथ हो जाती थी। तो ऐसे में पाया गया कि उनको जो डैमेजेस हैं, उनको जो लाइबिलिटी, उनकी जो नुकसान हुआ या इंजरी हुई, वो उनको मिल नहीं पाता था, क्योंकि जितने भी मोटर ओनर थे वो इंश्योरेंस नहीं करवाते थे, ज्यादातर अनइंश्योर्ड रहते थे। दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थ्रू द पासिंग ऑफ द रोड ट्रैफिक एक्ट 1930 एंड 1934। तो वहां पे ये देखा गया कि इसके लिए रूल बनाने की जरूरत है
तो इसको देखते हुए रोड ट्रैफिक एक्ट बनाएगा 1930 में, जो रिवाइज हुआ, अमेंड हुआ 1934 में। तो क्या उसमें इंट्रोडक्शन हुआ, क्या लाया गया उस एक्ट में कि कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यानी जो मोटर ओनर हैं उनको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी हो गया। द कंपलसरी इंश्योरेंस प्रोविजंस ऑफ दीज एक्ट्स हैव बीन कंसोलिडेटेड बाय रोड ट्रैफिक एक्ट 1960। तो उसके बाद फिर उसमें सुधार किया गया और उसको बहुत ही कंसोलिडेट किया गया रोड एंड ट्रैफिक एक्ट 1960 पर। लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ मोटर इंश्योरेंस इन इंडिया, इंडिया में क्या कानून है, कैसे मोटर इंश्योरेंस जो है किया जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1939, the motor vehicle act was passed in 1939 introducing the law relating to compulsory third party insurance। इंडिया में मोटर व्हीकल एक्ट 1939 पास किया गया, यानी उसको लाया गया, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से संबंधित है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, the motor vehicle act 1988 has replaced the earlier 1939 act and it became effective from 1st July 1989। तो जो 1939 का एक्ट था उसको 1988 में उसको रिप्लेस कर दिया गया, यानी जो पुराने जो एक्ट था 1939 का उसमें अमेंडमेंट किए गए, उसमें सुधार किए गए और पूरा एक्ट जो है 1988 में उसको रिप्लेस कर दिया गया, जो इफेक्टिव कब हुआ, 1 जुलाई 1989। ये डेट्स हैं, इन डेट्स को याद रखने की जरूरत है क्योंकि जो क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि जो एक्ट कब से इफेक्टिव हुआ। तो जो इफेक्टिव हुआ 1988 का वो 1 जुलाई 1989, और उसका नाम क्या दिया गया, उसका नाम दिया गया मोटर व्हीकल एक्ट 1988। फिर उसके बाद क्या चेंज हुआ, ट्रांजिशन फ्रॉम टैरिफ टू नॉन टैरिफ। द बिजनेस वाज गवर्न्ड बाय टैरिफ टिल दिसंबर 2006 एंड फ्रॉम 1 जनवरी 2007 इट इज नाउ नॉन टैरिफ। तो टैरिफ होता है कि टैरिफ एडवाइजरी कमेटी थी इंडिया में, जो मोटर इंश्योरेंस से जितने भी संबंधित प्रीमियम रेट थे उनको वो डिसाइड करती थी कि कार के लिए कितना प्रीमियम होना चाहिए, मोटरसाइकिल के लिए कितना होना चाहिए, कमर्शियल व्हीकल के लिए कितना। तो सारे जो पॉलिसी टर्म्स, कंडीशंस, प्रीमियम रेट, ये सारी कुछ जो है टैरिफ एडवाइजरी कमेटी बनाती थी, तो उसी को हम लोग टैरिफ बोलते हैं। तो टैरिफ 2006 दिसंबर 2006 तक वो काम करती रही। उसके बाद में 1 जनवरी 2007 से उस टैरिफ को खत्म कर दिया गया। हाउएवर, IRDA, the Indian Regulatory Authority for Insurance, has directed insurers in India to continue to follow the tariff policy wordings, principles of insurance, and associated legal aspects of motor insurance contract। तो 2007 से, जनवरी 2007 से टैरिफ को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन IRDA ने ये डायरेक्शन दिया जितने भी इंश्योरेंस कंपनी थी कि वो प्रीमियम रेट में जो प्रीमियम का दर है उसको तो अपने हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलिसी के टर्म्स कंडीशंस हैं, जो पॉलिसी की वर्डिंग्स हैं जिसमें बीमा सिद्धांत का यूज होता है और साथ ही साथ जो और कानूनी पहलू हैं मोटर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के, उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 1007 से प्रीमियम रेट के रिगार्डिंग उनको फ्रीडम दे दिया गया इंश्योरेंस कंपनी को कि आप अपने लॉस एंड प्रॉफिट के हिसाब से प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ डी टैरिफिंग, डी नोटिफिकेशन ऑफ ऑल टैरिफ्स, यानी सारे टैरिफ्स को डी नोटिफाई यानी खत्म कर दिया गया। IRDAI has denotified all the existing tariffs like fire, motor, workman compensation, engineering, except motor third party with effect from 1/4/2024। तो ये जो 1024 से किया गया है, ये बुक में नहीं है, इसमें
आप लोगों को नॉलेज के लिए चाहिए कि 1 अप्रैल 2024 से जितने भी टैरिफ थे, चाहे वो फायर का हो, मोटर का हो, इंजीनियरिंग का हो, वो सारे डी नोटिफाई कर दिए गए। दैट मीन्स द इंश्योरेंस कैन नॉट डिस्करेज और रिफ्यूज टू डिसमिस, केवल थर्ड पार्टी को छोड़ के, मोटर थर्ड पार्टी जो प्रीमियम रेट था उसको छोड़ के बाकी सारे टैरिफ को डी नोटिफाई कर दिया गया। दैट मीन्स खत्म कर दिया गया। मोटर टैरिफ को क्यों नहीं खत्म? हाउएवर द इंश्योरेंस कैन नॉट डिस्करेज और रिफ्यूज टू ऑफर द एग्जिस्टिंग टैरिफ प्रोडक्ट्स। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो टैरिफ प्रोडक्ट है, टैरिफ प्रोडक्ट क्या हुए? फायर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, सारे टैरिफ के प्रोडक्ट हैं, तो उनको वो इंश्योरेंस कंपनी उसको डिनाई ना कर सके, वो रिफ्यूज ना कर सके कि जो टैरिफ के जो मान सपोज को फायर इंश्योरेंस है या वर्कमैन कंपनसेशन है, तो उनको जो है वो रिफ्यूजल ना दे, वो अपने आप रेट बनाए, टर्म्स कंडीशंस बनाए और सारी चीज़ों को बना के और उसको पब्लिक में सबमिट करें और पब्लिक जो है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको परचेज करें। मोटर थर्ड पार्टी विल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय द टैरिफ। जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम रेट है, उसके टर्म्स कंडीशंस हैं, वो टैरिफ द्वारा गवर्न होंगे। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि मोटर थर्ड पार्टी को छोड़ के बाकी सारे टैरिफ जो थे वो डी नोटिफाई कर दिए। Insurers are now free to design their own products and policy wordings subject to the IRDAI regulation 2024। तो जो रेगुलेशन बनाया 2024 में, उसके अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो उनको फ्रीडम दे दिया गया कि वो अपना प्रोडक्ट खुद डिजाइन कर सकती हैं और उसमें जो पॉलिसी वर्डिंग चाहें वो पॉलिसी वर्डिंग दे सकती हैं। लेकिन जो पॉलिसी वर्डिंग होगी वो रेगुलेशन बनाया 24 में उसके अकॉर्डिंग। दिस विल बी टू कस्टमाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू सूट द नीड्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर्स। तो जो कस्टमर से जो अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स थे उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जा सके, उनकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जा सके, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को ये फ्रीडम दिया गया। दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ डी टैरिफिंग। इससे जो डी टैरिफिंग का जो पूरा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि पहले 2007 से क्या किया गया कि सिर्फ प्रीमियम रेट में चेंज करने के लिए उनको फ्रीडम दिया गया इंश्योरेंस कंपनी को। लेकिन 2024 के बाद जो प्रीमियम रेट में तो पहले से ही उनको फ्रीडम थी, साथ ही साथ जो पॉलिसी टर्म्स कंडीशंस थे उनके लिए भी उनको फ्रीडम दिया गया कि भाई आप कस्टमर के हिसाब से आप प्रोडक्ट को डिजाइन कीजिए और उसको कस्टमर को जो आप दीजिए। अब यहाँ पे जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है उसी तरीके से जितने चैप्टर्स हैं S06 में, टोटल 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर। तो अगर आप लोगों को इसमें सेटिस्फैक्शन है, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। और वीडियो जो है, इसको कोई भी चीज़ है इसको 1 बार 2 बार 3 बार सुनने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये वीडियो आपका 90 डेज के लिए वैलिड रहेगा। अगर आपको उससे सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें वीडियो डेमो में जैसा समझाया गया है उसी सिंपल लैंग्वेज में पूरे बुक को जो है क्लैरिफाई किया गया है। ओके, थैंक यू।